हिंदी भाषा का उद्देश्य यानी भाषा शिक्षण क्या है? इससे क्या होता है, किसी भी भाषा को सिखाने के लिए उस व्यक्ति के अंदर या उस भाषा का उद्देश्य होता है सुसंस्कृत नागरिक का निर्माण, स्वस्थ समाज का निर्माण, रचनात्मक बुद्धि का विकास, मानवीय संवेदनाओं की सार्थकता, जिससे समाज में एक बेहतर समाज बन सके, लोगों को बनाया जा सके, भावनाओं का सकारात्मक और सम्यक विकास, देशभक्ति और सांस्कृतिक साहित्यिक चेतना का विकास करना। भाषा एक समग्र परिचय यहाँ है। भाषा की उत्पत्ति और उसका अर्थ, परिभाषा, भाषा के स्वरूप, वैश्विक स्तर पर भाषा व्यवस्था, भाषा परिवार, विश्व की प्राचीनतम भाषाएं, हिंदी भाषा की विकास यात्रा, लिपि, हिंदी भाषा का मानक स्वरूप, भाषा कौशल, हिंदी भाषा में लेखन, हिंदी भाषा में लेखन विधियां। साहित्य क्या है? साहित्य की रूप क्या है? साहित्य की कौन कौन सी विधाएं हैं और उसके रचनाकार कौन है? प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा व साहित्य की दुर्लभ और रोचक तथ्य भी कुछ वैसे हैं जो हमें आकर्षित करते हैं। भाषा, भाषा भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। हम जो कुछ भी बोलते हैं वह भाषा है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों को आदान प्रदान करता है। उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा के रूप तीन रूप हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक जो भाषा है वो भाषा का मूल रूप है। जन्म के साथ ही जिस भाषा का विकास होता है वो मौखिक भाषा है, इसीलिए इसे भाषा का मूल रूप भी कहा जाएगा। लेकिन यह जो भाषा का रूप है वह अस्थायी होता है। जो हम लिख लेते हैं वो अस्थायी होता है और अस्थायी रूप में हमारे पास वो अंकित रह गया। और सांकेतिक चौक चौराहों पर जो खड़े रहते हैं, संकेत करते हैं, या चौक में अब बत्ती लग गया है, वह भी एक भाषा का रूप ही है। इसके अतिरिक्त भी एक भाषा है जिसका सूक्ष्म रूप है और इसे ही श्रेष्ठ भाषा कहा गया है। ये सूक्ष्म रूप क्या है? तो हमारे मन के अंदर जो जिन भावनाओं को, जिन बातों को हम मनन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, यही भाषा का सूक्ष्म रूप है। भाषा की विशेषताएं। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का प्रवाह अविच्छिन्न है, यानी इसे कहीं रोका नहीं जा सकता है। भाषा सर्वव्यापक है। भाषा सर्व संप्रेषण का मौखिक साधन है। बोलने का, प्रस्तुत करने का यह मौखिक साधन है। भाषा अर्जित वस्तु है। भाषा परिवर्तनशील है। प्रत्येक भाषा का ढांचा स्वतंत्र होता है और भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत है। ये स्थानीयकृत क्या कहलाता है? तो हर क्षेत्र की जो बोलियां हैं वो है स्थानीय। हम जिस क्षेत्र में, जिस परिवेश में रहते हैं, वहाँ की भाषा एक अलग है जिसको हम बोली कहते हैं। और ये बोलियां साहित्य को समृद्ध करती है। ये नहीं कि भाषा को समृद्ध नहीं करती है। बोलियों के माध्यम से साहित्य समृद्ध होता है। मैथिली, भोजपुरी, मगही, ये बोलियां हैं, लेकिन इसमें भी अब साहित्य सृजन होने लगा है। तो अब ये बोली नहीं
ये भाषा का रूप ग्रहण कर लिए। अब वैश्विक स्तर पर भाषा का स्वरूप क्या है उसे एक बार देखिए। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में कुल भाषाओं की संख्या लगभग 6,809 है। इनमें से 90% भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 1 लाख से भी कम है। लगभग 200 से 150 भाषाएं ऐसी हैं जिनको 10 लाख से अधिक लोग बोलते हैं। लगभग 357 भाषाएं ऐसी हैं जिनको मात्र 50 लोग ही बोलते हैं। इतना ही नहीं, 46 भाषाएं ऐसी भी हैं जिनको बोलने वालों की संख्या मात्र 1 है। अब 1 है तो अब उसी से वो भाषा बची हुई है और उसका स्वरूप उसके साथ ही एक उसके समाप्ति के साथ उस भाषा का स्वरूप भी सर 46 भाषा एक है, ये नहीं समझ में आ रही है। 46 भाई ऐसी भी जिसे बोलने वाली मत संख्या मात्र 1 है। एक ही आदमी नहीं जानता, वो 46 लोग होंगे। एक आदमी कैसे कम्युनिकेट करेगा? संसार के भाषा परिवार, भारतीय भाषा, भारतीय का मतलब भारत, यूरोपीय भाषा, भारत यूरोपीय भाषा, इसमें ये सारी चीजें द्रविड़, चीनी, सेमेटिक, यूराल, काकेशियन, जापान कोरियाई, मलय, पॉलिनेशियन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, बुशमैन, बंटू, सूडान, अमेरिकी। भाषा परिवार, जिस प्रकार मनुष्य का परिवार होता है उसी प्रकार ऐसी भाषाओं का समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ हो, भाषा परिवार कहलाता है। एक ही मूल भाषा के जन्म लेने के कारण इनमें कई समानताएं होती हैं, जैसे भारोपीय, द्रविड़, तिब्बत बर्मी और आग्नेय आदि। भारत के प्रमुख भाषा परिवार में भारोपीय भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बत बर्मी भाषा परिवार और आग्नेय भाषा परिवार, आर्य भाषा परिवार, ये भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली और समझी जाती हैं। विश्व की प्राचीनतम भाषाएं संस्कृत, लैटिन, तमिल, हिब्रू, इजिप्शियन, ग्रीक, चीनी जिसको मंदारिन भी कहा जाता है, अरेबिक, कोरियन, आर्मेनियन, ये हैं विश्व की प्राचीनतम भाषाएं। भारतीय भाषा परिवार में विश्व की अनेक भाषाएं और बोलियां शामिल है। आधुनिक भारत यूरोपीय भाषा परिवारों में से जी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, पुर्तगाली, स्पेनिश, डच, फारसी, रूसी इत्यादि ऐसी भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं एक ही आदिम भाषा से निकली हैं, उसे आदिम भारत यूरोपीय भाषा का नाम दिया जा सकता है। भारतीय भाषा परिवार का ही ये नाम है। यह संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है, जैसे कि वह संस्कृत का ही आदिम रूप है और संस्कृत का प्रारंभिक रूप हमारा वैदिक संस्कृत है। जो वेद में संस्कृत जिस रूप में वेद लिखा गया है उसी को वैदिक संस्कृत कहते हैं। भारत में विश्व के सबसे 4 प्रमुख भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। सामान्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली भारतीय भाषा परिवार की भाषाओं को आर्य भाषा परिवार या समूह दिया गया है नाम उसका। दक्षिण की भाषाओं को द्रविड़ भाषा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार की भाषाओं को मुंडारी भाषा परिवार तथा पूर्वोत्तर में रहने वाले तिब्बती बर्मी निर्जातीय भाषाओं की चिन्नी तिब्बती नागा भाषा के रूप में जाना जाता है।
जनजाति जो जंगलों में पहाड़ों में रहते हैं। भारत की 2/3 से अधिक आबादी हिंद आर्य भाषा परिवार की कोई न कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है, जिनमें संस्कृत समेत मुख्यतः उत्तर भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं जैसे हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बांग्ला, गुजराती, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, असमिया, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, गढ़वाली, कोंकणी, ये सारी भाषाएं इसमें शामिल हैं। हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास। अब हिंदी का विकास, हिंदी शब्द का विकास, हिंदी कैसे आया आप इसमें देखिए। सबसे पहले संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, और इसी को वैदिक संस्कृत कहा गया। इसी संस्कृत से पाली का जन्म हुआ, यानी संस्कृत के विकृत रूप को पाली कहा गया, पाली के विकृत रूप को प्राकृत कहा गया, प्राकृत के विकृत रूप को अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ। यह 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा हिंदी है। और हिंदी का साहित्य जो उपलब्ध होता है वो संवत 1050 से होता है। जब हिंदी साहित्य की काल विभाजन और हिंदी साहित्य को जब हम लोग पढ़ते हैं तो संवत 1050, संवत और ईस्वी सन में 57 वर्ष का अंतर रहता है। ईस्वी सन में हम 57 वर्ष जोड़ देंगे तो संवत निकल जाएगा, और संवत में 57 वर्ष घटा देंगे तो ईस्वी सन आ जाएगा। संवत वही शक के साथ शक का एरा जो शक संवत जो पंचांग होता है, पंचांग विश्व की विक्रमादित्य के द्वारा ये किया। पहली वैज्ञानिक भाषा संस्कृत, जिसको संस्कृत से ही पूरे विश्व की अन्य भाषाएं को माना जाता है कि विकास हुआ है। और अगर वैज्ञानिक भाषा के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम संस्कृत का ही नाम इसमें आता है। संस्कृत के 2 रूप प्रचलन में हैं, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वेद में जो लिखा गया है जिस भाषा में उस संस्कृत को, और लौकिक यानी लोगों में प्रचलित भाषा का संस्कृत। अगर अब यहाँ देखिए वैदिक संस्कृत के कुछ रूप यहाँ किसी तरह एडजस्ट कर जिससे हम सब ले लेगा। अधिकांशतः परिचित हैं। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और इधर जितनी भी ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग भवेत्, ये जितनी भाषाओं के रूप हैं ये सब उसी संस्कृत वैदिक संस्कृत के उदाहरण के तौर पर यहाँ प्रस्तुत किया गया। लौकिक संस्कृत वेदों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि में प्रयुक्त संस्कृत को लौकिक संस्कृत कहते हैं। यानी रामायण जो लिखा गया है जिस भाषा में वो लौकिक संस्कृत, वाल्मीकि कृत रामायण, तुलसी वाला रामचरितमानस नहीं। पाली भाषा प्रथम प्राकृत। पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों के लिए प्रयुक्त हुआ है। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटकों की संख्या 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम पिटक। ये बौद्ध धर्म के सभी पवित्र ग्रंथ। प्राकृत भाषा द्वितीय प्राकृत। प्राकृत भाषा 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है, जो मध्यकालीन आर्य भाषा को प्राकृत भाषा भी कहा गया है।
प्राकृत भाषा की व्युत्पत्ति प्राकृत की व्युत्पत्ति के समन्वय में दो मत प्रचलित हैं, जो इस प्रकार है। प्राकृत प्राचीनतम जन भाषा है। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से। अपभ्रंश, जिसको तृतीय प्राकृत का रूप दिया गया है, और इसी अपभ्रंश से हिंदी का जन्म हुआ है। इसका समय दिया गया है 500 ईस्वी से 100 ईस्वी तक। यह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसीलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश का तृतीय प्राकृत यानी तीसरे रूप में अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए इसे संधिकालीन भाषा कहा गया है, यानी बीच की कड़ी के कारण। अपभ्रंश का प्रथम प्रयोग पतंजलि के माध्यम से महाभाष्य में मिलता है। अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रिष्ट कहा गया है। अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की भाषा है। अवहट भी कहा जाता है। समय बीतने के साथ अपभ्रंश साहित्य की भाषा बन चुकी थी। इसे परिनिष्ठित अपभ्रंश कहते हैं। यह परिनिष्ठित अपभ्रंश उत्तर भारत में राजस्थान से असम तक काव्य भाषा का रूप ले चुकी थी। देसिल बैना सबजन मिठा का प्रथम पाठ पढ़ाने वाले महाकवि विद्यापति। ये विद्यापति के ही पद हैं। बड़ सुखसार पाउल तुअतीरे कर जोड़िनो विमल तरे। एक अपराध छे मब मोर जानी की करब जब तब जोग ज्ञानी। भने विद्यापति पुन दर्शन हो पुनमति गंगे परसल माय पाय पानी। जनन फल एक ही सनाने अंत काल अब हिंदी की और हिंदी में कई भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं, जिसके माध्यम से हमारा साहित्य समृद्ध होता है। अपभ्रंश भाषा से कई आधुनिक भारतीय भाषाओं और उपभाषाओं का जन्म हुआ है, जिनमें सौरसेनी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती हैं। पैशाची के अंदर लहंदा पंजाबी, राजक सिंधी, खस पहाड़ी, महाराष्ट्री मराठी, मागधी में बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी शामिल है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ। हिंदी नाम वास्तव में ईरान के लोगों की देन है। ईरान के सम्राट 500 ईस्वी पूर्व दारा के अभिलेखों में हिंदू शब्द आया है। वहां हिंदू शब्द सिंधु का फारसी रूप है। दरअसल फारसी में स का उच्चारण ह होता है। आगे चलकर हिंदू का उल लुप्त हो गया और बाकी रह गया हिंद। शुरुआत में ईरानी लोग सिंधु नदी के तटवर्ती भूभाग को हिंद कहते, लेकिन धीरे धीरे पूरे भारत के लिए वे हिंद का इस्तेमाल करने लगे। आगे चलकर हिंद में इक प्रत्यय लगने से हिंदी शब्द बना और बाद में हिंदी में सिक्का के गायब होने से हिंदी बना। हिंदी का मतलब था भारत का निवासी या वस्तु या भारत की भाषा। एक भाषा के रूप में हिंदी
न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति और संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक। संवैधानिक भाषाएं। हमारे संविधान में, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। यह भाग 17 की 8वीं अनुसूची में शामिल है, अनुच्छेद 343 से 351 में। यही 22 भाषाएं हैं जो संविधान से मान्यता प्राप्त है, और इन 22 भाषाओं में प्रत्येक वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जाता है। सभी भाषाओं के एक रचनाकार को साहित्य अकादमी प्रत्येक वर्ष उस साहित्यकार की कोई श्रेष्ठ कृति को वो पुरस्कृत करती है, और उसमें हिंदी भी है, तो हिंदी में भी एक ही मिलता है, बाकी भाषाएं हैं। सभी भाषाओं को समान दृष्टि से उसमें देखा जाता है। अब आते हैं हिंदी भाषा की विशेषताएं क्या है। हिंदी भाषा एक अति विशाल जनसमूह की भाषा है, जो सीमाओं के बंधन तोड़कर आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। वैसे तो प्रत्येक भाषा की विशेषता होती है कि वह व्यक्ति के विचारों और मनोभावों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, लेकिन हिंदी भाषा की कतिपय विशेषताएं उसे अन्य भाषाओं से अलग और खास बनाती हैं। हिंदी का उद्भव भाषाओं की जननी देवभाषा संस्कृत से हुआ है, जो आज भी तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर आधारित प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बौद्धिकता इत्यादि में प्रयोग के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त भाषा मानी जाती है। हिंदी भाषा का व्याकरण संस्कृत से ही अनुप्राणित है। स्वाभाविक रूप से इसके व्याकरणिक नियम प्रायः अपवाद रहित हैं, इसलिए स्पष्ट है और आसान है। इस समय विश्व के लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है, जो हिंदी के बढ़ते प्रभाव का सांकेतिक। निसंदेह हिंदी दुनिया को सर्वाधिक तीव्रता से प्रसारित हो रही है। भाषाओं में सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भी हिंदी को अब अपनी सभी सेवाओं में एक माध्यम के रूप में शामिल किया है। कंप्यूटर और इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग बहुत तेजी से बढ़ा है। आज प्रायः हर विषय पर सामग्री पर्याप्त दी जा रही है, यानी उपलब्ध हो रही है। इस समय विश्व के लगभग 150 हिंदी भाषा की अभी एक विशेषता है कि जो हम बोलते हैं उसी को लिखते भी हैं और पढ़ते हैं। इसमें गूंगे अक्षर, साइलेंट शब्द नहीं होते हैं, और यही कारण है इसके लेखन और उच्चारण में स्पष्टता होती है। हिंदी भाषा की एक विशेषता यह भी है कि इसमें निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग का निर्धारण होता है। हिंदी एक व्याकरणिक भाषा है। इसमें अंग्रेजी की भांति कई रिश्तों के लिए एक ही शब्द से काम नहीं चलाया जाता। प्रत्येक संबंध के लिए अलग अलग शब्द हैं। हिंदी भाषा की राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है। हिंदी आज दुनिया की दूसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में प्रतिष्ठित। बीबीसी की एक खबर के अनुसार इस समय विश्व में 54.5 करोड़ हिंदी बोलने वाले हैं। गैर हिंदी भाषी देशों के लोग भी हिंदी सीख रहे हैं। हिंदी पूरे भारत और दुनिया के कई देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, मॉरिशस, सूरीनाम, फिजी, गुयाना, मलेशिया, ट्रिनिडाद और टोबैगो, नेपाल आदि में बोली और समझी जाने वाली भाषा। प्रयोग की दृष्टि से हिंदी इतनी समृद्ध है कि इनकी 5 उपभाषाएं और कम से कम 16 बोलियां प्रचलित हैं, जिनमें से कई बोलियों और भाषाओं में भी प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। हिंदी बहुत सरल और लचीली भाषा है, जिसे सीखने में विशेष कठिनाई नहीं है। इसमें एक अभी फिजी का नाम है। अभी फिजी ये क्या है कि ये सब भारत के गिरगिटिया मजदूर जो विदेशों में गए थे,
वही सब देश है, मॉरिशस, कनाडा, सूरीनाम है, तो वहाँ अभी विश्व हिंदी सम्मेलन सर, हो रहा है और थोड़ा सा। झारखंड से भी कई प्रतिनिधि गए हैं। ठीक। एक जेबी पांडे रांची विश्वविद्यालय में प्राध्यापक थे, वो अभी अवकाश ग्रहण कर लिए हैं, वो गए हैं। जयनंदन गए हैं झारखंड से। यानी पूरे देश से, हर राज्य से कुछ कुछ लोगों के प्रतिनिधि मंडल को वहाँ भेजा गया है। जी, विश्व हिंदी सम्मेलन आज ये चल ही रहा है। आगे से शुरू हुआ, आगे से नहीं, कल से विश्व हिंदी सम्मेलन। अब भाषा के स्वरूप ये जो लिखित और मौखिक और सांकेतिक पहले हो चुका है उसी में, और अब इसको हिंदी भाषा लेखन उद्देश्य अब यहाँ से आज के छात्र को देते हैं कि वे आगे लेकर के बढ़ें। अगले संवाददाता एक संवाददाता का दूसरा का सुनिए। के सुधी विद्वत जन शिक्षकीय धर्म को अपना आदर्श, अपना सब कुछ मानने वाला जो ये मेरा परिवार है, इसके समक्ष सर्वप्रथम अपराह्नकालीन अभिवादन। मैं अपनी तमाम त्रुटियों के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आज का जो विषय है, हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन, यह एक व्यक्तिगत मेरे लिए विरोधाभासी विषय है। मैं द्वंद्व में हूँ और उस द्वंद्व में आपको भी शामिल करने का एक प्रयत्न कर रहा हूँ, ताकि विरोधाभासों की श्रृंखला को एक परिणाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा सके। द्वंद्व को तिरोहित किया जा सके, समाप्त किया जा सके, और एक निष्कर्ष जो सकारात्मक हो, सम्यक हो और कल्याणकारी भी। हिंदी भाषा में लेखन और साहित्य सृजन, यह विषय, इसको मैंने पूरी समग्रता के साथ, व्यापकता के साथ लेने की कोशिश की है। यह इतना केंद्रित विषय नहीं है व्यक्तिगत मेरे लिए, क्योंकि जब आपके पास तथ्य, कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जो वर्तमान में दिख रही परिस्थितियों से भिन्न होती है, तो यहीं पर द्वंद्व उत्पन्न होता है। उस द्वंद्व को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आशा है उस द्वंद्व में आप शामिल होंगे और एक निष्कर्ष तक पहुंचने तक की जो यात्रा है, उस यात्रा को अनवरत रूप से जारी रखने का प्रयास है। भाषा, रमेश सर ने काफी कुछ बताया है। मैंने अपने लिए जो एक आदर्श तय किया, मैं बच्चों के बीच में भी बताता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा जाना जाता हूँ, लेकिन मैंने एक अनपढ़ को पढ़कर मैं समाज में पढ़ा लिखा जाना जाता हूँ।
तो अनपढ़ मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। जिस व्यक्ति ने कभी अपने जीवन में कलम नहीं पकड़ा हो, जिसने स्याही का स्पर्श न किया हो, वह व्यक्ति मेरा आदर्श है और मैंने उससे सीखा है और मैं शिक्षक के रूप में जाना जाता हूँ, समाज में सम्मान पाता हूँ। एक पक्ष ये है और दूसरी तरफ हम लोग लेखन या भाषा या तमाम भिन्न भिन्न रूपों को देखने की कोशिश करते हैं। तो यह जो विरोधाभास है, ये मैंने जो पंक्ति कही वो कबीरदास की है। कबीरदास के स्कूल में नहीं गए थे, उन्होंने कोई लेखन की कला नहीं सीखी थी और उनकी भाषा भी इतनी खराब अशुद्ध बोलते थे, शब्दों का उच्चारण ठीक से नहीं करते थे। मैं कहता हूँ कि आज मैं खड़ा हूँ तो उसी कबीर की बदौलत। तो ये जो और दूसरी तरफ हम लोग भाषा और तमाम दुनिया भर 6000 से अधिक भाषाएं हैं, उसमें बोलने वाले लोग हैं, लिपियाँ हैं, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करना चाहते हैं। यानी मेरा पहला पॉइंट ये है कि शायद हम वास्तविकता को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। जो सच्चाई है उस सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं कर रहे। चीजें दो रूप में हमारे सामने होती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। निश्चित रूप से सूक्ष्म स्थूल से अधिक व्यापक होता है, शक्तिशाली होता है। हम स्थूल के पीछे तो भागते हैं, उसको तो प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन तमाम चीजों के जो सूक्ष्मवत स्वरूप है उसकी चर्चा तक नहीं है। और फिर सीखने और सिखाने की एक लंबी प्रक्रिया चलती रहती है और हम भी यंत्रवत उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते जाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, इस द्वंद्व में आपको शामिल मैं करना चाहता हूँ। शुरू में एक स्लाइड में लिखा हुआ था कि भाषा मौखिक लिखित और सांकेतिक, और नीचे पंक्ति लिखी है कि इसका एक सूक्ष्म रूप भी होता है जो श्रेष्ठतम होता है। मैं उसी सूक्ष्म रूप की बात करता हूँ। तो इस विषय को स्पष्ट करने के लिए मैं चौक यहाँ पर दे दीजिए, उसको डिब्बा को दे दीजिए। क्योंकि चीज़ें इतनी व्यापक हैं और इतनी अधिक हैं, सबको स्लाइड पर लेकर के आना संभव नहीं है। और मेरा आग्रह है कि हजारों लाखों करोड़ों चीज़ों में से अगर एक विषय को भी बात समझ में आ जाती है तो ये अपने आप में बड़ी चीज होगी। तो मैं सूक्ष्म को और स्थूल को व्याख्यायित करने के लिए जो शब्द लिख रहा हूँ, अंततः हमारा उद्देश्य किसी बालक, किसी विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास का ही है, लेकिन हम किसी का विकास, किसी का कल्याण तभी कर सकते हैं जब हम कल्याण के उस सूक्ष्म तत्व को समझ सकते हैं। तो कोई भी ज्ञान, वो चाहे भाषा के स्तर पर हो, साहित्य के स्तर पर हो, वो मूलतः दो प्रकार का ही होता है इस सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड की सत्ता होता है। और अब तो सोशल मीडिया पर तमाम चीजें जिस तरह से वायरल हो रही है, बहुत सारी चीजों को लोगों ने जानना शुरू किया। क्योंकि अभी चर्चा हो रही थी कि एक भाषा है ना, एक भाषा को एक ही व्यक्ति बोलने वाला भी मौजूद है, 46 अधिक भाषा है। तो बहुत सारे ऐसे ज्ञान हैं जिसको जानने वाले लोग एक ही हैं और अभी तक उन तक हमारी पहुंच नहीं हुई है। तो ये सोशल मीडिया के माध्यम से वो कुछ बाहर निकल रहा है और हम
चीज़ें मैं जो कुछ भी कह रहा वो चीज़ें उतनी भ्रामक और अविश्वसनीय नहीं लगनी चाहिए, ऐसी आशा करता हूँ। तो ज्ञान दो प्रकार का होता है, पराज्ञान और अपराज्ञान। पराज्ञान पारलौकिक ज्ञान को कहते हैं और अपार्थ होता नहीं, तो जो पारलौकिक नहीं है उस ज्ञान को अपराज्ञान कहा जाता है। तो कबीरदास न किसी स्कूल में गए थे, न कोई पढ़ाई की थी, न कोई विषय से परिचित थे, तो उनके पास भी, लेकिन मैं उनको ज्ञानी मानता हूँ क्योंकि वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने मुझे भी कुछ सिखाया और ऐसी चीज़ें उन्होंने सिखाई हैं कि न सिर्फ मुझे बल्कि हम भारतवासियों को या फिर दुनिया के जो आग्रही लोग जो भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य भाषा पर विश्वास करते हैं और उसकी दुर्लभता को अपनाना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं, वो उस ज्ञान का महत्व समझते हैं। तो उन्होंने तो पारलौकिक ज्ञान जो है वो श्रेष्ठ है और पराज्ञान ही श्रेष्ठ है और अपरा का अर्थ नहीं, जो पारलौकिक नहीं है। तो जो पारलौकिक ज्ञान नहीं है वो क्या है, वो स्थूल है और पारलौकिक ज्ञान सूक्ष्म है। तो अपरा ज्ञान के अंतर्गत ही हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं, जो कि सेकेंडरी लेवल का है, द्वितीय स्तर का ज्ञान है और हम बस इतना ही इसी के अंतर्गत अपने आप उसी में उलझे हुए। तो अपराध के अंतर्गत क्या है, इस संसार में, स्कूल में क्या है, तो जितने भी विषय हैं, विषय का निर्माण कैसे हुआ, तो ये जो धरती है, ये जो समाज है, ये जो देश और संरचना भौगोलिक है, उन्हीं के आधार पर पूरी धरती का जो भूगोल है वो ज्योग्राफी है। ठीक है, जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब केमिस्ट्री है, जितने भी जीव जंतु हैं वो सब बायोलॉजी है, यही ना है। स्थूल है, वो चीजें दिखाई देती हैं, जो घटनाएं पीछे घट चुकी है वही हिस्ट्री है, इतिहास है। जो समाज शासन व्यवस्था चल रही है वही नागरिक शास्त्र है, सिविक्स करते हैं। जो अर्थतंत्र पूरी दुनिया का चलता है वही अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। हमने जिस तरह की सामाजिक संरचनाओं का निर्माण किया हुआ है वही सोशियोलॉजी है। एक विषय जो मन का अध्ययन करता है उसकी चर्चा बहुत कम होती है, मनोविज्ञान। ठीक है, और जो भी स्थूल पदार्थ है वो सब फिजिक्स है, भौतिकी है। तो इस तरह से ये अपरा ज्ञान है। और इस तो चीजें हमारे सामने संकट क्या है, हमारा संकट यह है कि चीजें हमारे सामने से विलुप्त होती जा रही है, जो कि श्रेष्ठतम थी उसको बचाने की आवश्यकता है। इस अर्थ में हिंदी भाषा उस समग्रता में मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। भाषा का संदर्भ, भाषा का संदर्भ जैसे विलुप्ति की कगार पर, तो जैसे अभी बिहार में एक घटना, एक बहुत बड़ा न्यूज था कि कैथी लिपि लिखने वाले लोग ढूंढे जा रहे थे। बिहार सरकार को भारी मात्रा में कैथी लिपि जानने वाले लोगों की जरूरत है, लोग मिल नहीं रहे, क्योंकि सारा जो साहित्य है, जमीन की रजिस्ट्री वगैरह के जितने भी पेपर होते थे वो कैथी लिपि में लिखे गए और उस भाषा को पढ़ने वाले लोग मौजूद नहीं है। और ये सरकार के सामने एक भारी संकट है। तो मैं उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था, तो शायद उस समय पूछा गया था कि एक की संख्या या चीजें विलुप्ति के कगार पर होती हैं तो उनको कैसे बचाया जा सकता है, चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है। फिर यह जो स्थूल रूप में जो यह संसार या दुनिया जो व्यवस्था, उसी व्यवस्था का हिस्सा मैं भी हूँ।
ठीक है, द्वंद्व भी है, एक निष्कर्ष भी तक पहुंचने का आग्रह भी है। उस आग्रह के अंतर्गत भी भाषा किसी व्यक्ति 84 लाख प्रकार के जीवों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए कि उसके पास वाक शक्ति है, वह बोल सकता है और उसने अपने लिए उस बोलने की शक्ति का, जैसे मान लेते हैं कोई साउंड सिस्टम है तो एक्टिवेट कैसे करेंगे? सिर्फ बाजार से सामान खरीद करके और बिजली का कनेक्शन देंगे तो कुछ तो बजेगा नहीं, उसमें तो जरूर कुछ न कुछ कोई रिकॉर्डिंग आपको डालनी पड़ती है। तो दरअसल ये कोई भाषा जो है वो उसी रिकॉर्डिंग की तरह है जो हमने अपने लिए तय किया है, इसका निर्माण किया है। और सबसे अच्छी रचना पूरी दुनिया में भाषा के स्तर पर जो हुई है वो अपने देश में हुई है, वो संस्कृत है। एक तथ्य मैं बताऊं कि दुनिया में जितने भी भाषाएं हैं तो उनका एक व्याकरण भी होता है, कैसे ऑपरेट करना है, उसको कैसे चलाना, उसका व्याकरण होता है। दुनिया की तमाम भाषाओं के व्याकरण में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है और होगा, यहाँ तक कि हिंदी में भी। लेकिन एक भाषा और एक उसका व्याकरण एक बार जिसने लिख दिया, आज तक कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं हुई है, वह है संस्कृत भाषा और उसका व्याकरण। तो और हिंदी उसी संस्कृत की बेटी है। तो बेटी का अपनी मां पर पूरा अधिकार होता है, मां की तमाम चीजों को वह निसंकोच स्वीकारती है। मैं इतने गर्व से संस्कृत की चर्चा इसलिए करता हूँ, मां का स्मरण करने में कभी भी कोई संकोच नहीं होता है, कोई झिझक नहीं होती है। तो अभी की जितनी बातचीत होगी इसमें अगर संस्कृत की चर्चा होगी तो इसी भाव से होगी कि हिंदी संस्कृत की बेटी है, हिंदी की जननी संस्कृत है। इस भाव से मैं संस्कृत को संस्कृत का बार बार स्मरण करना चाहूंगा, उनकी तमाम चीजों पर अपना अधिकार जताने की कोशिश करूंगा, उसको हिंदी में शामिल, उसको हिंदी से संबंधित करने की कोशिश करूंगा। तो भाषा की जो संरचना होती है वो कैसे होती है कि एक भाषा जो चल रही होती है उसके ठीक समानांतर एक भाषा में जो कुशल होते हैं वो स्टैंडर्ड भाषा मानी जाती है, और उसके समानांतर जो अकुशल लोग हैं, भाषा का अच्छे से प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोग उसके समानांतर उसी भाषा का एक विकृत रूप लेकर के चलते हैं। ये हमेशा होता है। तो हमेशा एक भाषा के समानांतर एक दूसरी भाषा चलती है। एक भाषा जब कमजोर होती है तो जो दूसरी भाषा है वो बलवान होकर के प्रमुख भाषा समाज की बन जाती है। और उसी क्रम में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट और फिर हिंदी और फिर अंत में अभी इंग्लिश। ठीक है, मैं स्पष्ट रूप में कह रहा हूं कि हिंदी के समानांतर एक और भाषा चल रही है, उसको इंग्लिश कहा जाता है। और उसके ऐसे उदाहरण हैं कि अभी वो बड़ा बिल्कुल अटपटा लगता है कि मेरे नींद में बहुत हेडेक है ना, तो मुझे अचानक ये बात, नींद में हेडेक शब्द का इस्तेमाल शायद के लिए होता है, घुटने से उसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी खूब धड़ल्ले से उसका प्रयोग लोग कर ले। मैं इस तरह सिर्फ एक उदाहरण बता रहा हूँ। तो ये एक समानांतर विकृत स्वरूप चलता है, कल्पों को भी प्रमुख हो सकती है। लेकिन आवश्यकता क्या है? हमने देखा है कि 90% भाषा जो है उनको बोलने वालों की संख्या नगण्य रह गई है। तो
क्या वो भाषा सक्षम नहीं थी? संस्कृत को बोलने वालों की संख्या मात्र 25 लाख रह गई है पूरी दुनिया में। ये दुनिया की सर्वोत्तम भाषा है, तो विलुप्ति की कगार पर है, तो श्रेष्ठतम चीजों को बचाना भी हमारा उद्देश्य हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि हम उसी प्राचीन व्यवस्था में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, जटाजूट बना करके ऋषि मुनि बन जाएं और फिर संस्कृत बोलें तो संस्कृत बचेगी, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इस आधुनिक परिवेश में संस्कृत को का आधुनिकतम प्रयोग किया जा सकता है। और भाषा के संबंध में जो भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों से निकलने की भी आवश्यकता है। ये तभी संभव है। सबसे पहले जो अपनी चीज है उस पर गर्व करना सीखना होगा। उसे अपनाना होगा, उसे स्वीकारना होगा। जब हम चीजों को स्वीकारना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से चीजें उस विकृति से हम उन भ्रांतियों से बाहर निकलने में सफल हो सकेंगे, ऐसा ही विश्वास है। भाषा का संदर्भ व्यक्तित्व के विकास से होता है। सबसे पहले अगर मेरे भीतर भाषा के प्रति गर्व या फिर स्पष्टता नहीं रहेगी तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को भाषा के संदर्भ में कोई अच्छी चीज नहीं देकर के जाएंगे। वहां पर भी एक द्वंद्व छोड़कर जाएंगे। तो आवश्यक है उस द्वंद्व से बाहर निकल कर इन चीजों को व्यवस्थित रूप में देखने की, और ये चीजें तो एकदम से सामान्य है। एक यंत्रवत यांत्रिक पक्ष है, एक मशीनी अंदाज है। सबसे पहले तो भाषा के प्रति वह लगाव जब तक उत्पन्न न हो, शब्दों के प्रति वह लगाव उत्पन्न न हो, तब तक भाषा का प्रयोग एक पक्षीय रहता है। और एक पक्षीय प्रयोग कभी भी किसी भी विद्यार्थी या बालक के सर्वांगीण विकास का में सहायक नहीं हो सकेगा। हमें भाषा को जीना होगा, भाषा को समझना होगा, उसे अपनाना होगा। तो हिंदी भाषा में लेखन उद्देश्य यही है कि लिखित रूप से विचारों की अभिव्यक्ति। तो विचारों की अभिव्यक्ति, तो विचार स्पष्ट हो तभी ना उसकी अभिव्यक्ति होगी। और विद्यार्थियों के बीच में जो अभिव्यक्ति की क्षमता है, हर जगह ये शिकायत रहती है कि बच्चे लिख नहीं रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। तो समझिए कि बच्चों के पास कितनी अधिक चुनौतियां रहती हैं। वो कई तरह की भाषाओं के बीच जीते हैं, और स्कूल में फिर एक भाषा के लिए हम लोग एक बड़ा आग्रह करते हैं कि तुम्हें यही सीखना पड़ेगा। तो फेसबुकिया भाषा होती है ना, जिसमें वो एक अलग तरह की होती है। एक जो गली मोहल्ले में जो बच्चे बोलते हैं, अलग अलग स्थानीयकृत भाषा है, एक स्थानीय भाषा है, फिर एक राष्ट्रीय भाषा है, कई तरह की समस्या। तमाम भाषाओं के बीच के मकर जाल में जो उस बच्चे की परवरिश हो रही है, और अंततः पता चलता है कि हिंदी की कक्षा में, मेरे साथ हिंदी की कक्षा में बहुत सारे शब्दों का अर्थ मुझे अंग्रेजी में बताना पड़ता है,
और अंग्रेजी की कक्षा में विद्यार्थी शिक्षक का प्रश्न कर लेता है कि सर मैडम इसका हिंदी बता दीजिए। वाह, क्या बात। बच्चों को क्या देना है ये तो अलग विषय है, पहले हम उस पूरी उसके वातावरण को तो समझें कि आखिर किस वातावरण में हम यानी मैं और शिक्षक और बच्चे दोनों रह रहे हैं। वहाँ स्पष्टता उस द्वंद्व से निकलने का प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर हिंदी तो हिंदी, संस्कृत तो संस्कृत, अंग्रेजी तो अंग्रेजी, और यह द्वंद्व सिर्फ आरके झा का नहीं है, ये पूरे देश का द्वंद्व बन गया है और इस द्वंद्व का निर्माण करने वाले भी इसी देश के लोग। सरल शब्दों में बताना से नहीं ये देखिए, जो भाषा और शब्दों का शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही ज्ञान है। आप शब्द ही ब्रह्म है और शब्द ही ज्ञान है, तो किन शब्दों से बचना चाहते हैं कि सर ये बहुत कठिन शब्द है? नहीं, आप उससे परिचित नहीं है इसलिए कठिन है। आप परिचित तो हो, एक बार जाने तो उसको समझे तो एक बार आत्मसात तो करें, फिर ये शब्द उतने कठिन नहीं है, बड़े अच्छे हैं, बड़े मजेदार हैं, अद्भुत हैं। हमारा जो शब्दकोश है, शब्द भंडार है, उसको भी चला समृद्ध तो हो एक बार कम से कम, और बच्चों को भी उस शब्दों की दुनिया का भ्रमण कराने कर सके। इसलिए मैं तो आग्रही हूँ कि जिसे आप कठिन करते हैं, बच्चों के संदर्भ में कर रहा हूँ, जिसे आप कठिन करते हैं, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वही शब्द बोलता हूँ। भाषा के कौशल बिल्कुल पारंपरिक रूप से ये चल रहा है, इंग्लिश के सब कौशल पेपर में सारा सेक्शन रहता है। तो किसी भी बालक, किसी भी विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, तो विकास उस बालक का होगा। तो जैसे कि यहाँ जितने भी शब्द लिखे हुए हैं वो सब शरीर से ही संबंधित है। श्रवण कौशल सुनने से संबंधित, वाचन बोलने से संबंधित है, पठन का भी मुख से ही संबंध है, और लेखन का हाथ से, हाथ और मस्तिष्क। हाँ, यहाँ मैं बोलना चाहता हूँ, लिखना से हाथ से नहीं होता, लिखने का संबंध मस्तिष्क से है। हाथ और मस्तिष्क के का संबंध से कलात्मक। आज सिर्फ लेखन कौशल पर ही चर्चा होनी है, बाकी तीन कौशल विषय का हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं इसकी चर्चा नहीं कर रहा। तो जिन चीजों को हम लिखकर प्रकट करते हैं वह लेखन कौशल या लेखन अभिव्यक्ति के कोई भी कौशल अगर असुंदर हो तो शायद किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। तो किसी भी कौशल का सुंदर होना परम आवश्यक है। तो जो भी लिखा जाए वह सुंदर हो, ऐसी अपेक्षा की जाती है। बालकों की स्थिति में वह उनकी उम्र छोटी होती है। अभी राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा के अंतर्गत जो प्राथमिक और प्रारंभिक स्तर पर जो बात हो रही है, तो दरअसल उन बालकों को ही केंद्रित है। तो वो बोलकर या लिखकर ध्वनियों
उच्चारित ध्वनियों के प्रतीकों को व्यक्त करना लिखित है। कई तरह से चीजों को कहा है। सबसे बड़ी बात कि उसमें जिज्ञासा का होना जरूरी है। शुद्ध, सुनिश्चित एवं स्पष्ट शब्दावली के माध्यम से भावों एवं विचारों के लिपिबद्ध प्रकाशन को लिखित रचना चाहिए, जो लेखन कौशल पर ही निर्भर है, उसी से संभव है। ये कुछ यांत्रिक पक्ष है जिसका इस्तेमाल निश्चित रूप से लेखन कौशल विकसित करने के लिए आवश्यक होगा। कम से कम मेरे जो सहकर्मी भाषा शिक्षक के हैं, निश्चित रूप से ये उपयोगी है हम सभी के लिए कि वर्ण तथा उनके आकार, मोड़ एवं रूप आदि के साथ विभिन्न आकृतियों में रंग भरकर उनकी अनुकृतियां बनाकर आकर्षक क्रियाओं के द्वारा भाषा लेखन के लिए विद्यार्थियों को, बालकों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, उत्साहित किया जा सकता है, उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न की जा सकती है। बहुत बड़ी चुनौती होती है छोटे बालकों को लेकर शिक्षक और अभिभावक के समक्ष। जब वो अपने बच्चों की लिखावट देखते हैं तो उनकी इच्छा होती है कि ये सुंदर लिखे। उसके लिए प्रयास निश्चित रूप से हर अभिभावक, शिक्षक के द्वारा किया जाता है। लेकिन अगर कुछ चीजों को केंद्रित कर अगर उस पर प्रयास किया जाए तो हर बच्चे की हैंडराइटिंग ठीक हो सकती है। तो जैसे जो लकीर है उसका अभ्यास कराना चाहिए, रेखाओं का अभ्यास कराना चाहिए, आड़ी शेप की रेखाओं से शुरुआत करनी चाहिए, सीधे लिखाने वर्ण या अक्षर तक नहीं जाना चाहिए। उसके बाद वृत्त, अर्धवृत्त जैसी चीजों को बना करके उन्हीं रेखाओं को मोड़ने के लिए और आज एक ये बात थोड़ी अजीब सी भी लग सकती है, लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूँ और मैंने इसे अपने स्लाइड में रखा भी है कि देखिए कैसे चीजों के पीछे हम एकदम से यंत्रवत चलते रहते हैं। एक प्रयास जो मैं आज अपने हिंदी विभाग के लिए रख रहा हूँ कि आरंभिक कक्षा के विद्यार्थियों को कभी कोई जरूरी नहीं है कि उनको पहले क ख ग घ क्रम से ही सिखाएं। हाँ, एकदम से कहीं से भी सिखाना है और कहाँ से सिखाना है उसके लिए मैंने एक पैटर्न यहाँ देने की कोशिश की है। और इस कार्यशाला के बाद हम लोग आपस में चर्चा करेंगे और नए सत्र में इस विषय को हम लोग पूरे सत्र में चलाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए प्रधान प्राचार्य महोदय से अनुमति देने की बात होगी। तो कोई जरूरी नहीं है कि उनको एकदम से क ख ग घ लगातार ही सिखाना, कहीं से भी जहाँ तो आसान हो बच्चा वहाँ से सीख सकता है, विद्यार्थी सीख सकता है, वहाँ से सिखाने की कोशिश करें। और यही वो पैटर्न है। आप देखेंगे कि खड़ी रेखा वाले जो अक्षर हैं, ये वर्ण है ना, उनको एक तरफ रखा गया है और इस तरह से हम सिखाएंगे। यहाँ पर वर्णमाला अव्यवस्थित है, ठीक है। पहले इन वर्णों को लिखना सिखाना है, फिर जब एक एक करके वो सब सीख जाएंगे तो जैसे उसका उदाहरण मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। कई बार बच्चा 100 तो ठीक लिख देता है, य लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, वो दूसरे ढंग से लिखता है। तो बिल्कुल एक ही
एक एक वर्ण सीख ले, एक अक्षर सीख ले, तो फिर उसे कई अक्षर अपने आप बनते चले जाते हैं। जैसे एक र बन गया, ठीक है, तो इसी र से स भी बनेगा, ठीक है, इसी से फिर ख भी बनेगा। तो एक अगर सीखता है तो एक सीखने के साथ वह और कई वर्णों को भी बड़ी आसानी से और सीख सकता है। तो ये चीजें निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोशिश हम लोग करें तो बच्चे सीख सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण है, अगर य सिखा दिया उसे तो फिर थ सिखाना बहुत आसान है, ठीक है। और इसमें एक बात मैं और कहूँगा कि वर्णों की जो संरचना है वो सबसे पहले हमारे भीतर स्पष्ट होनी चाहिए, तभी हम बालकों को, विद्यार्थियों को उस संरचना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बीच से गायब हो रही है, खत्म हो रही है, विलुप्त। अभी कहा ना भाषा के संदर्भ में इतनी भाषा है कि एक आदमी बचा हुआ है। अभी मैं आपको उसका कोई उदाहरण है तो उस संदर्भ में उस भाषा का नाम मुझे याद नहीं है, मालूम नहीं है, मैंने कोशिश नहीं की। अगर कोशिश तो अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन एक दूसरे संदर्भ में मैं उस उदाहरण को देने की कोशिश कर रही हूँ कि देखिए नगण्य रूप में लोग कैसे बचे रह जाते हैं किसी ज्ञान के प्रकार से। तो ये वर्णों के क्रम में जब वर्ण बच्चे सीख जाए तो निश्चित रूप से और 12 घड़ी का अभ्यास बच्चों को करना चाहिए। और 12 घड़ी का जो अभ्यास है अगर वो सम्यक तरीके से कराया जाए तो फिर लेखन कौशल का विकास सहजता से होता है। लेकिन कुछ चीजें छूट गई हैं, क्योंकि जब छोटे बच्चों को प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं LKG UKG वहाँ से क्योंकि हमारी शुरुआत होती है, और अब तो जो अपना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत तो 3 साल के बच्चे ही हमारे पास आने वाले हैं। तो वहाँ पर लेखन कौशल उतना काम नहीं करेगा, उसके पहले मौखिक रूप से ही उसको बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा। तो मौखिक रूप से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। ये जो मैं लेखन कौशल पर जो चर्चा ये हम लोग के बीच हो रही है, तो ये इससे भी परम आवश्यक मौखिक स्तर वाला है हिंदी भाषा के लिए। अगर मौखिक स्तर पर हम सुदृढ़ होकर के बच्चों को सक्षम बना पाते हैं तो लेखन में उनको बहुत अधिक परेशानी शायद न हो। तो 12 खड़ी, तो जो वर्ण है, जो मात्रा है, उसका उच्चारण सम्यक रूप से, मानक रूप से बच्चों को सिखाना जरूरी होगा। तो उसके लिए अगर मैं किसी की परीक्षा तो नहीं लेना चाहता, परीक्षा लेने की योग्यता भी नहीं रखता, मैं उतना सक्षम भी नहीं हूँ इस क्षेत्र समाज का। मैं सिर्फ एक विषय को ये हम सबका विषय है, हम सबके बीच का विषय है। सिर्फ उसका दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ।
11 स्वर वर्ण हैं। मैं इसकी आवाज सुनना चाहता हूँ, इसकी ध्वनि सुनना चाहता हूँ। भाषा ध्वनि सबसे छोटी इकाई यानी यूनिट, जो भाषा है ना उसकी सबसे छोटी इकाई का नाम ध्वनि है, साउंड है। ठीक है, भाषा का स्ट्रक्चर क्या है वो आप पहले समझ लीजिए। ये स्ट्रक्चर है भाषा का। अगर एक मशीन समझें तो इतने यंत्र लगेंगे तब जाकर के जो मैं बोल रहा हूँ ये इतने यंत्रों के साथ ये मशीन चल रही है। भाषण चल रहा है, ये जो चल रहा है इसके लिए इतने यंत्रों की आवश्यकता होती है। सबसे छोटा यूनिट ये है और सबसे बड़ी इकाई वो है। ठीक है, तो मैं सबसे छोटे यूनिट यानी सबसे पहले यूनिट की चर्चा कर रहा हूँ। छोटा बालक आता है हमारे पास, उसके पास वो कितने शब्द लेकर के आता है, बड़ी मुश्किल से 30, 50, 100, 150 शब्द लेकर के आता है। स्कूल में आने के बाद क्या होता है, कक्षा उसके शब्दों की संख्या बढ़ती जाती है। यही ज्ञान है, शब्द ही ज्ञान है। जैसे एक बार उसका पुनर्स्मरण करा रहा कोई कहता है कि ये बच्चा तेज है और ये कम तेज है, बस इतना ही समझ लीजिए कि उसके पास शब्दों की कमी है। आप अधिक से अधिक शब्दों से उसका परिचय करा दीजिए ना। यहाँ कहीं कोई किताब और कोई कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। ये द्वंद्व है, ये द्वंद्व है। स्कूल में अगर बिना किताब कॉपी का पढ़ाना शुरू कर तो तुरंत पता नहीं क्या क्या मैंने बहुत तरह की वैज्ञानिक चिंताओं के साथ काम करना होता है। तो मैं इस पहली इकाई को सुनना चाहता हूँ। आप में से ही कोई एक शिक्षक जो है वो इसकी ध्वनि सुना दे। रमेश सर छोड़ दीजिए। नहीं, हाँ ठीक है। हाँ, मात्रा आइए। अ हाँ, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षु री ए ओ ठीक, अच्छी कोशिश थी। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, वही चीज बोल रहे हैं। नहीं, दिक्कत क्या है, मैं पहले वो समस्या हमारे सामने कहाँ है। ध्वनि हमारे पास वर्ण 11 हैं, लेकिन समस्या क्या है कि इन बच्चे जो हैं ये दो जो बोलते हैं तो दोनों का साउंड एक ही उनको समझ जाता है। ठीक है, ये जो दो बोलते हैं वो एक ही साउंड में बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों जो बोलते हैं एक ही साउंड। जो 11 स्वर है वर्णों की जो वर्णमाला है, वर्णमाला में से तो 3 साउंड तो गायब हो गए थे। एक गाड़ी है जिसमें से ब्रेक निकाल दीजिए, तेल निकाल दीजिए, स्टीयरिंग हटा दीजिए और तो नहीं चल रही जो अच्छी गाड़ी को चला पाओगे है ना, तो वो नहीं चलेगी। तो जो ध्वनि है वो 11 वर्ण है, तो 11 प्रकार की ध्वनियां होनी चाहिए और बच्चे बिल्कुल स्पष्ट रूप में उन ध्वनियों को सुने, उसका स्मरण करें, उसका अभ्यास करें और फिर देखिए लेखन में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर ने ठीक ही कहा है, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूं। और आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ उ री ए आई ओ औ। ठीक है, कोई 11 प्रकार के शब्द। तो अब यहाँ से जब ये यहाँ पर ये जो आरंभिक ध्वनि हो गई, अब 12 कड़ी जो मात्राओं के साथ जो हम लोग व्यंजन वर्णों को जोड़ते हैं, तो उसका अभ्यास जब हो जाता है
तब जाकर के भाषा का प्रथम चरण पूरा होता है। अच्छा, अंग अह को इसमें नहीं रखा गया नहीं, है। वो अयोग हुआ है तो के बीच का सर वो हमारी टीचर तो बड़ी वैसा नहीं पढ़ाती ही नहीं वैसे। संस्कृत के साथ कह रहा हूँ। नहीं वो वैसे पढ़ाती थी आ ई ऊ लाइक वो वैसा प्रोनाउंस करती थी। जैसे अभी सीधे उच्चारण करें। हाँ उच्चारण करते हुए भी वो डिफरेंस बता सकती थी। मतलब हर वैसे नहीं पढ़ाती। हाँ, मैं वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक कक्षा में अगर कोई जाए और बच्चों से पूछे तो वो तो इस तरह से ही बताएगा, एक तरह की बात जैसे हम बता रहे हैं, तो बच्चे का कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके शिक्षक ने उसको बताया। फिर मैं कहता हूँ कि शिक्षक का भी कोई दोष नहीं, क्योंकि उसके शिक्षक ने उसको नहीं बताया, और उसके शिक्षक का भी दोष नहीं है, क्योंकि उसके शिक्षक ने भी उसको नहीं बताया। और ये कई पीढ़ी से चली आ रही है। और ये कब से चली आ रही है? जब से मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई है। मैकाले की शिक्षा नीति जब से लागू हुई है तब से ये व्यवस्था चल रही है। चीजें धीरे धीरे हमारे सामने से विलुप्त होती जाती है, हमारी चीजें खत्म हो रही है। अभी एक और चीज मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद उच्चारण से कैसे वो काम करता है, और वो तो मुझे लगता है कि समाज में खत्म ही हो गया। उन्होंने हमारी भाषा को खत्म किया, वापस लाना पड़ेगा अगर इच्छा है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो। हाँ बोलिए। वो जो लिखे हैं पद और शब्द, ये दोनों में अंतर ठीक है? हाँ जो साउंड है, जो साउंड वो सब क्लियर है, खाली वहाँ पद और शब्द। जो साउंड है उसको प्रकट किया तो वर्ड बन गया। ठीक है, वर्ड में मात्रा लगा दी तो अक्षर हुआ, अक्षरों को मिलाया तो शब्द बना, और शब्द जब विभक्ति से युक्त हो जाता है तो पद कहलाता है। जैसे जैसे राम ने रावण को मारा तो यहाँ राम ने ये पद है, उसको आप ने को अलग नहीं कर सकते। मैंने शब्द नहीं, ये पद है। कारक ने विभक्ति लगी हुई। कारक जुटने के बाद ही हाँ, कारक की विभक्ति जब किसी शब्द के साथ लग जाए तो वो शब्द नहीं रहता, तो पद हो जाता। ठीक है। सर तो ये आपका मतलब सही मतलब क्या है? उच्चारण क्या बड़ी छोटी? नहीं, बड़ी छोटी तो होना ही नहीं। एक कम समय क्या क्या मतलब सही उच्चारण? लेकिन ऐसे हाँ सर, कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में, जैसे झारखंड, मैं इंदौर में रहा हूँ, तो वहाँ पढ़ाने की जो शैली था छोटे क्लास में, जैसे हम लोग हर्ष ई दीर्घ ई बोलते हैं, वहाँ पढ़ाने की शैली क्या देखा, वहाँ बच्चों का ये छोटी ई है, बड़ी ई है, अलग अलग स्टेट में वैरी भी करता है। तो आप देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ लिख करके। हम इसको क्या पढ़ते हैं? लेकिन वहाँ स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं? वृक्ष। नहीं सर, आप वृक्ष पढ़ते हैं लोग, वहाँ पर लोग उच्चारण जो है वृक्ष। आप सभी के पास कागज है? हाँ भाई, अब यूपी पे टॉप और टॉप की वेरी करता है। टापर है, टापर टॉपर टाप की चीज। टॉपर अरे टाप लीजिए देखते हैं हम लोग कितने लोग पास होंगे। क्या कह रहे हैं? कहाँ का लिख रहे हैं? हाँ सर। बहुत
छोटी हम लोगों के बीच में है। झा सर एक सवाल है। जी सर। हम लोग बातचीत में करते हैं कि एक ठो दीजिए, ये एक ठो कैसा शब्द है? देखिए अभी मैंने बताया ना कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के पैरेलल एक दूसरी भाषा चल रही होती है, आप उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो विकृत है। तो स्कूल जो है दरअसल वो एक फैक्ट्री है, कारखाना है, जो एक अपने देश के लिए सिटीजन तैयार करती है। तो कोई भी मैं स्टूडेंट को प्रोडक्ट नहीं मांगता हूँ। प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव रहेगी तो कोई बाजार में वो चलेगी नहीं। तो अगर एक मोबाइल है तो सर ये पिक्चर तो बहुत अच्छा आता है लेकिन साउंड नहीं है तो आप मत खरीदिए। तो ये जो बच्चे हैं दरअसल देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो ये उसके दुष्परिणाम क्या है? जी एक बहुत बड़ी समस्या ये है क्या क्या नोटिस में क्या क्या करना चाहिए? शांत हो जाइए, सुन लीजिए। कक्षा में लेखन कार्य कराते समय अगर किसी का कोई कठिन शब्द आ जाए तो और बच्चे उसको ना लिख पा रहे तो बड़ी आसानी से अंग्रेजी की कक्षा में उसकी स्पेलिंग बता दी जाती है और बच्चे उसको लिख लेते हैं। हिंदी की कक्षा में बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। स्पेलिंग होता है। अगर उसकी स्पेलिंग में बता दूं तो मुझे पूरा विश्वास होता है कि बच्चे आज पूरे दिन भर में उसको नहीं लिख सकते। ये सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, क्योंकि उनको वो जो साउंड है, जो ध्वनि है, ध्वनि की ही समझ उनके पास नहीं है। वो सुन करके किसी चीज को लिख ही नहीं सकते। स्पेलिंग बताने के बाद वो नहीं ही लिख सकते, उनसे नहीं हो। ये बहुत बड़ी चुनौती है। ये बहुत बड़ा ये डिफेक्टिव सिचुएशन है, इसको दूर करने की आवश्यकता है और ये तभी होगी जब अभी जो पूर्व में चर्चा हुई उन चीजों पर अमल किया जाएगा। तो एक शब्द जिस स्पेलिंग के लिए हिंदी में है शब्द हिज्जे। एक शब्द को मैं इसका हिज्जे 3 बार करूंगा। वो शब्द आपको लिखना है कागज पर, ताकि मुझे लगे कि दुष्परिणाम क्या है। मैं शब्द का स्पेलिंग बोल रहा हूँ, क्या आप सहजता से उसको लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते। पहला शब्द है, तीसरी बार मैं वो शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दूँ। शब्द आप शब्द बोलेंगे कि हिज्जे करेंगे? मैं हिज्जे करूँगा। और नो या संयुक्त ओ का क तो संयुक्त आप शब्द बोल दीजिए। और नो या संयुक्त ओ का क तो संयुक्त ह्रस्व ई का और नो या संयुक्त ओ का क तो संयुक्त ह्रस्व ई का अनियोक्ति कोई अर्थ का नहीं है। अन्य जो दो शब्द है यहाँ ये अलंकार है, ठीक है। और यहाँ पर किसी कथन को कहा तो जाता है लेकिन उसका अर्थ किसी दूसरे संदर्भ में रहता है, तो वहाँ पर अभिव्यक्ति अलंकार है। दूसरा शब्द है वह ह्रस्व ईकार द य संयुक्त आकार ल य। धीरे धीरे बोलिए सर, स्पीड से मत निकलिए।
व हरस्व ईकार द य संयुक्त आकार ग य विद्यालय वाह आप लोग को देखकर लगता है दंत स तीसरा शब्द है दंत स प संयुक्त अनुस्वार द न स्पंदन क्या बोले सर दंत स प संयुक्त ऊपर अनुस्वार द दंत न एक एक स्टडी का है फिर से बोलिए आप सुनिए एक एक ये हाँ ठीक है स्पंदन तो इस तरह से सर हम लोग स्पेलिंग आपसे पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट वर्ड बोले ना, हम लिख लेंगे। आगे बढ़ेंगे। सारे विद्यार्थी फेल हो गए हिज्जे स्पेलिंग बाद में बताइएगा, अभी क्या बोले उसको लिख के दिखाइए पहले। ये पकड़ने मेरा एक सवाल का जवाब शायद मिला हो कि शायद मैं ही एकमात्र शख्स हूँ जो इस तरह से हिंदी में हिज्जे बड़ी सरलता से करता हूँ। किसी भी शब्द मेरे जितने भी सहपाठी थे वो नहीं करते। विद्यार्थी को अगर सिखाने की कोशिश करूं तो शायद उतने श्रद्धावान विद्यार्थी उपलब्ध नहीं है जो इस ज्ञान को मुझसे ले सके। मेरा एक आग्रह होगा इस विद्वत समाज से और कम से कम अपने हिंदी विभाग के सहकर्मियों से कि कक्षा में अध्यापन के क्रम में इस ज्ञान को बच्चों को जरूर दें, तो एक अच्छी खासी पीढ़ी तैयार हो सकती है, कई लोग तैयार हो सकते हैं जो इस ज्ञान को आगे ले जाएं। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन में लेखन शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। इसका समुचित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेता है। सुंदर लेखन एक कला है, इसमें कुशलता प्राप्त करना सभी के लिए सरल नहीं है। फिर भी निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। कहा जाता है कि जिनका लेखन सुंदर होता है उनका मन चरित्र भी सुंदर होता है। ऐसा नहीं है सर, मतलब हम लोग का राइटिंग खराब है तो बालकों विद्यार्थियों के संदर्भ में बात हो रही है। अभी तो हम छात्र हैं ना भाई। और वाचन शिक्षा के पश्चात ही लेखन कौशल का विकास प्रयास करना चाहिए। सर गांधी जी का भी राइटिंग बहुत खराब था सर। हाँ उन्हीं को देख बहुत लोग खराब ये मेरे विषय का आधा हिस्सा हुआ है। वह विषय मेरे निकट है अरे हिंदी विषय लेकिन बस कीजिए गुरुदेव। और उनकी साहित्य भाषा देखिए, दो चीजें भाषा के साथ है, भाषा और साहित्य। मनोज सर, स्टेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं। वीडियो को जब दोबारा स्टेबिलिटी के थ्रू चलाइएगा ना, ऑटोमेटिक जितना भी खुला खुला है नहीं ये लोग स्टेबिलिटी को आपको घर में एक एक
क्षण टिकती है अगर स्टेबिलिटी के बाद अगर उसको बनाइएगा ऑटोमेटिक साहित्य का संदर्भ है। चलिए सर, हाँ एक ये सूक्ष्म है। करेगा अभी भाषा लेखन की जो चर्चा हो रही थी वो स्थूल रूप था, यांत्रिक रूप था। साहित्य सूक्ष्म है और इसका संबंध मन और आत्मा से होता है। लेखन की क्षमता किंचित सत्प्रयासों से प्राप्त भी किया जा सकता है, लेकिन साहित्य सृजन ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। एक मौलिक प्रतिभा जिसको कहते हैं और मदद कर रहे हैं। अंतर बताते थे स्लाइड चेंज करिए और एक कैसे है, एक पोयम है। कविता का संदर्भ आत्मा से है, मन से है और इसकी जो संगीतात्मकता है, इसकी जो लयात्मकता है वो हमारी आत्मा में बस जाती है और बचपन में पढ़ी हुई चीजें हाँ वर्षों तक याद रहती अभी है। तक कुछ ऑफ करके रखा था ना तो निश्चित रूप से सम चमक उठी संतावन की वह तलवार पुरानी ये हर कवि का रूप से रचना है। ये जो रचना है किसी कवि की रचना है, उस रचना की शक्ति का अंदाजा लगाइए कि दैनिक दिनचर्या दैनिक जीवन के तमाम विभागों के बीच, लेकिन जैसे ही वो पंक्ति आती है स्मरण हो आता है। कितना प्रभाव है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, कितना विशाल है, कितना समग्र है साहित्य। हाँ, इसको जरा बताइए। क्षमा सोचती उस भजन को जिसके पास क्या जो दर्द उसको 20 मिनट लगता है समझाने में और 3 मिनट में 4 हैं। समझने देख लीजिए, काफी है, समझने का प्रयास मत कीजिए। ये तो मधुशाला से अंगुल स्पष्ट इन पंक्तियों को याद रखिएगा। मैं आने वाले आगे इसकी चर्चा करना चाहता हूँ। आज कर दो आज बोल देना है प्रवीण तिवारी सर को कि 2 घंटा का सेशन हो ही गया 2 घंटे। हाँ हो गया 2 घंटा हो गया। ये तो अलग विषय है। को इतना शक्तिशाली बना दिया कि आज भी उस शक्ति के कारण हम पूरी धरती पर सबसे अधिक समर्थ और सक्षम हैं। चार बांस 24 बांस 4 गज है ना, प्रणाम। ये पूरा का पूरा एक मेजरमेंट है। वो सोच लीजिए भाषा को का इस्तेमाल कैसे खेलते थे, इस हद तक इतनी सूक्ष्मता तक भाषा को ले जाते थे कि एक दूरी तय बता दी चंद सरदाई ने, पृथ्वीराज चौहान और वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे और एक निश्चित दूरी का जब पता उनको बताया तो पृथ्वीराज चौहान ने बड़ी सहजता से मोहम्मद गोरी का वध कर दिया। ये कवि ऐसे हो, साहित्य हो, कविता ऐसी होती है। तो सर ये
ट्रेन है हम लोग का।